नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा। इसके अलावा आपको जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं पीसीएस एग्ज़ाम का या फिर ऑल जितने भी या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स है, उसमें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपका जो मेरा डिस्कशन है वो काम करेगा। पहला क्वेश्चन आपका है, मेरा है, मतलब कि स्क्रीन पे है कि 1991 से पहले पूरा विश्व दो ध्रुव में बटा था, दो विचारधारा में बटा था, एक साम्यवाद और दूसरा कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। तो ये दोनों विचारधारा के बीच में जो बटा था, इसके पीछे कौन से विचारक का विचारधारा शामिल था? तो वो थे कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म, ये कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म ही था जिसके कारण 1991 से पहले जो विश्व दो पोल में बटा था, दो विचारधाराओं के बीच में बटा था, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो इनके ये दोनों विचारधाराओं के पीछे जो बटने का कारण था वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म था। जो आपको पता होगा कि 1945 के जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो उसके बाद जो विश्व है वो दो पोल में बढ़ जाता है, दो ध्रुव में बढ़ जाता है, एक साम्यवाद और एक पूंजीवाद। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को बढ़ावा देने वाले कौन थे? यूएसएसआर, और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले जो कंट्रीज थे यूएसए और उसके अलाई कंट्री। तो यूएसएसआर में जो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1991 तक क्या हुआ कि ये जो शीत युद्ध है या कोल्ड वार चला, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के देशों के बीच में। कैपिटलिस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो देश थे वो वेस्टर्न कंट्री थे, यूएसए और उसके अलाई कंट्री, और कम्युनिस्ट कंट्री यानी कि जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को बढ़ावा देने वाले जो कंट्री थे वो थे मेनली यूएसएसआर और उसके अलाइज कंट्री। तो कौन से विचारक के विचारधारा शामिल था? कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि 1991 में यूएसएसआर का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि 15 टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसमें एक बड़ा टुकड़ा निकल करके आता है, वो है रसिया। तो 1991 तक जो था वो विश्व था वो दो ध्रुव में बटा हुआ था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। जब ये यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके बाद फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होकर के आता है, क्योंकि उसके बाद फिर कोल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है, खुले बाजार को कौन सा विचारधारा बढ़ावा देता है? वो कैपिटलिज्म है, यानी कि लिबरलिज्म की जो विचारधारा है वो खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट की संकल्पना करता है। ओपन मार्केट मतलब कि ओपन मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क है उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो कुछ नहीं है, वो सब के सब जो है वो प्राइवेट जो लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो प्राइवेट में जो लोग हैं जो भी काम करते हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसी भी प्रोडक्शन का कोई भी उत्पाद होता है तो उसका रेट क्या होगा। ये सब मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट में जिसका डिमांड ज़्यादा होगा उसका रेट ऑटोमेटिक कम होगा, जिसका डिमांड ज़्यादा रहेगा उसका जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा, और जिसका डिमांड कम होगा उसका रेट जो है वो कम होगा। तो खुले बाजार यानी कि कैपिटलिज्म यही कहता है, सिंपल याद रखिए। कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है, लिबरलिज्म की जो विचारधारा है, वो स्टेट को लिमिटेड करता है, स्टेट को प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क से दूर रहने के लिए कहता है। स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ यही है, स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो क्या करे, नाइट वॉचमैन का काम करे, मतलब कि खाली वो देखे, ऑब्जर्व करे, उसको रेगुलेट करे कि चीज़ें जो है वो लीगल रूप से हो रही है कि नहीं, कानूनिक रूप से हो रही है कि नहीं, बस उसका उतना ही काम है। बाकी जो काम है वो मार्केट जो है वो खुद डिसाइड करेगा। तो खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट को कौन सा विचारधारा बढ़ावा देता है? तो वो है कैपिटलिज्म यानी कि लिबरलिज्म। अगला जो विचारधारा है, कम्युनिज्म का सीधा मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब क्या बताए हैं मार्क्स सीधे बताए हैं कि कम्युनिज्म जब इस्टाब्लिश होगा तो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगा। मार्क्स का सीधे मानना है कि जो अभी जो है वो जो स्टेट जो है वो एक प्रकार से पूंजीपति जो क्लास है उसको बढ़ावा देता है, और पूंजीपति वर्ग जो क्या करते हैं वो वर्कर क्लास को क्या करते हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि अभी जो समाज है वो दो खेमों में बटा हुआ है, हैव्स और हैव नॉट। हैव्स मतलब कि जो पूंजीपति लोग, और हैव नॉट मतलब कि जो वर्कर क्लास लोग हैं। तब ये दोनों के बीच में समाज जो है वो बटा हुआ है, यानी कि स्टेट जो है यानी कि दो क्लास में बटा हुआ है, हैव क्लास और हैव नॉट क्लास, पूंजीपति लोग और वर्कर क्लास, यानी कि एक अमीर क्लास, एक वर्कर क्लास, रिच क्लास और पुअर क्लास। तो ये जो क्लासेस है उसको हमको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो जब ये जो क्लासेस है, स्टेट और क्लास दोनों जब ख़त्म किया दिया जाएगा तो समाज में ना कोई क्लास होगा ना कोई स्टेट होगा। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है मार्क्स के द्वारा, ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म मतलब कि साम्यवाद है एक प्रकार से इसमें, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, किसी प्रकार का किसी इक्वालिटी नहीं, किसी प्रकार की इनइक्वालिटी, किसी प्रकार की असमानता लोगों के बीच में नहीं है। तो कम्युनिज्म का सीधा मतलब क्या है? क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। ये कैसे इस्टेब्लिश होगा? तो वर्कर इनका कहना है, मार्क्स का कहना है कि क्या करे, वर्कर रेवोल्यूशन लेकर के आए।
रेवोल्यूशन लेकर के आए तो इंटरमीडिएट टाइम के लिए कुछ समय के लिए सोशलिज्म इस्टाब्लिश होगा। मतलब कि वर्कर क्या करे कि जितना अमीर लोग हैं या जितना भी संपत्ति है उस पर क्या करे, पहले कब्जा करे और स्टेट को ख़त्म करे। तो ऐसी सिचुएशन यानी जैसे स्टेट ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि स्टेट ख़त्म होगा, जो भी संपत्ति है उसको आपस में बांटे। तो ये जो संपत्ति आपस में बांटने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट टाइम। इंटरमीडिएट टाइम मतलब कि एक प्रकार से सोशलिज्म इसको बोला गया है मार्क्स के द्वारा। जब सारा संपत्ति इक्वली जब लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, सब क्लासेस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है वो कम्युनिज्म आएगा। यानी कि एक प्रकार से ना कोई क्लास होगा ना कोई स्टेट होगा, एक प्रकार से एब्सोल्यूट जो है इक्वलिटी आएगी, एक प्रकार से कम्युनिज्म आएगा। तो कम्युनिज्म को आप एक प्रकार से गांधी के जो राम राज है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कंपेरिजन कर सकते हैं कि अब सोचिए ये कभी संभव है इस प्रकार का कम्युनिज्म आना, या फिर जो गांधी ने जिस राम राज की बात किया है कि लोग अपने खुद से खुद को गवर्न करें, वो कभी सिचुएशन ऐसा आएगा ही नहीं कि जो स्टेट ना होगा और क्लास ना होगा, क्लास और स्टेट दोनों नहीं होगा। इसलिए कम्युनिज्म को आप एक प्रकार से यूटोपिया कर सकते हैं। लेकिन आप इतना याद कीजिए, कम्युनिज्म का सीधा मतलब मार्क्स क्या बताते हैं, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि पेपर 1 में सेक्शन 1 में मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। कम्युनिज्म में किसी प्रकार का असमानता है, नहीं है, पहले बता चुके हैं, किसी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं होगा, सबके बीच में परफेक्ट इक्वालिटी होगा, एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगा। क्योंकि हम इसके पहले भी डिस्कस किए, कम्युनिज्म मतलब कि संपत्ति का क्या होगा, सब आपस में बराबर बटा हुआ रहेगा, किसी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का हैव व हैव नॉट का मतलब किससे है। कार्ल मार्क्स का हैव और हैव का मतलब है अमीर क्लास यानी कि अमीर वर्ग के लोग, और हैव नॉट का मतलब है गरीब वर्ग यानी कि पुअर क्लास के लोग। मार्क्स का सीधे कहना है कि देखिए आप हिस्ट्री को अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री से आप देखिएगा तो हमेशा हैव और हैव नॉट क्लास दो को रहे हैं, एक अमीर क्लास और एक गरीब क्लास। और अमीर क्लास जो है हमेशा जो क्या है वो गरीबों का शोषण किया है। आप अगर एंशिएंट टाइम में भी देखिएगा तो उस समय फ्यूडल और सर्फ होते थे। फ्यूडल जो होते थे वो सर्फ यानी कि एक प्रकार से जो बंधुआ मजदूर हैं उसको शोषण करते थे। मिडल टाइम में देखिएगा तो फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म में भी उसी प्रकार की चीज़ें थी। आज अगर मान लीजिए कि मॉडर्न टाइम है तो मॉडर्न टाइम में भी एक प्रकार से जो फ्यूडलिज्म था उसका जगह ले लिया अमीर लोग। अमीर लोग जो है वो आज गरीबों का यानी कि जो वर्कर क्लास है उसको क्या करता है, शोषण करता है। अगला रिवीजन का क्वेश्चन, करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट ने किस धर्मों में एससी का दर्जा देने का आदेश दिया है। मतलब कि कौन से रिलीजन में हम लोग अनुसूचित जाति को है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो हिंदू है, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बुद्धिज़्म। हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म में जो है वो एससी का दर्जा देने का बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम में नहीं कहा है। जैनिज्म और भी बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं उसमें एक प्रकार से एससी का यानी कि अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो देने के से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है। पहले भी हॉब्स बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, कम्पिटिटिव है या फियरफुल है। इसी कारण जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी कि जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाली सिचुएशन थी, यानी कि सभी लोग पावर को अर्जित करने के पीछे लगे हुए थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन थी। यानी जिसके पास पावर होगा वो ज़्यादा संपत्ति को क्या करेगा, अर्जित करेगा। यानी कि ह्यूमन नेचर उसमें बहुत ज़्यादा, ह्यूमन नेचर जो होता है वो सेल्फिश है, कंपटीशन है, पावर के पीछे भागता है, फियरफुल रहता है कि हमारा जो पावर है कोई छीन के ना ले जाए, हमारी संपत्ति है जो है वो छीन करने ले जाए। तो ह्यूमन नेचर अनुसार, हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फिश, कम्पिटिटिव और फियरफुल है। अगला क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में कैसा सिचुएशन है। स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स के अनुसार ब्रूटिस यानी कि ब्रूटिस पुअर है, शॉर्ट है, नेस्टी है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। स्टेट ऑफ बार है यानी कि बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, सभी का एक दूसरे से युद्ध चल रहा है, सभी पावर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जो नेचर है लोगों का वो सेल्फिश है, कम्पिटिटिव है, फियरफुल है। इसलिए शॉर्ट है, छोटा है, नेस्टी है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता वाला सिचुएशन है, लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि स्टेट का निर्माण किया कि कम से कम स्टेबिलिटी आए, पीस आए और लोगों का कम से कम राइट टू जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट रहे। हम आपको बताएं कि हॉब्स जो है वो स्टेट के निर्माण में सभी राइट्स को लोग जो क्या है स्टेट को सरेंडर करते हैं, लेकिन जो अपना एक राइट है, राइट टू लाइफ को जो है वो सरेंडर नहीं करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।